हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो बात करने वाले हैं, अभी हमारा जो इसका एनसीईआरटी 12th क्लास की जो पॉलिटी की चल रही है उसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे थे। ठीक है, और इसमें जो लास्ट चैप्टर ही चल रहा है और यहाँ पे हमने कई सारे जो मुद्दे थे उनमें बात की। जैसे आप राम मंदिर की बात कर लो, उसके बाद हमने देखा कि और भी जो हिंदू मुस्लिम में किस तरीके से मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि धार्मिक जो है राजनीति, यानी कि राजनीति धर्म में कैसे इन्वॉल्व होती है, हमने वो देखा। ठीक है, अब आता है कि गुजरात में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी और गुजरात के कुछ मुस्लिम विरोधी दंगे हुए थे। देखिए, पंजाब में होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, ये सारी घटनाएं चलती ही है कि गुजरात में भी एक घटना आपको देखने को मिलती है। और वो कौन सी घटना थी? मुस्लिम विरोधी, यानी लोगों ने क्या कर दिया कि जो हिंदू थे वो मुसलमानों का विरोध करने लगते, क्योंकि राम मंदिर की जो घटना हुई थी ना, तो राम मंदिर में ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्यावास में हुआ था। हर इलाके के, इंडिया के हर इलाके के जहाँ भी हिंदू मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो आपस में ही लड़ रहे थे। जैसे उनको न्यूज मिली कि ऐसा यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है तो वहाँ पे वो आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं। ठीक है, और यही घटना यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि गुजरात के जो मुस्लिम विरोधी दंगे, इसमें आप देखोगे कि 2002 के फरवरी में क्या हुआ था कि फरवरी मार्च में गुजरात के मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्या हुई, हिंसा भड़क चुकी थी। कहाँ के? गुजरात के जो मुसलमान थे। और भड़क हिंसा जो चुकी थी वो कैसे? तो यहाँ पे क्योंकि हिंदू जो थे उनका क्या था, गुस्सा था मुसलमानों के प्रति, और इसीलिए ये आपस में लड़ जाते हैं। और हुआ क्या यहाँ पे कि गोधरा स्टेशन पर घटी एक मतलब कि एक घटना इस हिंसा का तत्कालिक उकसावा साबित। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई सारे राजनेता ना ये वाला मुद्दा जरूर उठाते हैं, गोधरा स्टेशन पे ये हुआ, गोधरा स्टेशन पे ये वो हुआ। 9/11 की घटना की बात करेंगे तो ऐसे जो मुद्दे उठाए जाते, अब ये 9/11 मैंने बोला ना तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये यूएसए की एक घटना है। उसके बाद आपके मुंबई में भी एक घटना हुई थी, जरा उसको आप लोग उसका सन बताइएगा, क्या उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ना ये सारा सिस्टम मतलब वो अपना बात करते हैं जब भी आप जो देश देशांतर होता है, तो वहाँ पे भी जब देखते हो राज्यसभा टीवी में आता है तो कुछ ऐसे मुद्दे उसमें उठाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो हिंसा तो भड़की और अयोध्या की ओर से आ रही एक ट्रेन, क्योंकि क्या होता है, बोगी कार सेवकों से भरी हुई थी और इसमें आग लग गई। यानी कि एक ट्रेन के डिब्बे पे क्या होता है, कार सेवक से भरी हुई थी। कार सेवक का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसके पहले ही हमने जस्ट पढ़ा कि राम मंदिर में एक कार सेवक का आयोजन किया गया, जिसमें ये था कि राम नाम लिखी हुई ईंटों का क्या करना था, जो ईंटें थी उनका यहाँ पे अयोध्या तक पहुँचाना था। ठीक है, जो जिस इलाके से भी जा रहा है तो वहाँ पे कार सेवक के तहत ये था कि वो ईंटें ले जाकर रखे। और आज भी आपके घर जो पक्के बन रहे हैं, आप देखोगे कि जो ईंटें होती है, सीमेंट की ईंटें तो अब बनने लगी, पहले की जो मिट्टी की ईंटें पका के बनाई जाती थी, पकी हुई ईंटें, उसमें ना देखिए ऐसे ईंटें होती हैं तो पीछे साइड प्लेन होता है, यहाँ पे श्री राम लिखा होगा एक साइड पे। ठीक है, देखिएगा आप लोग, तो ये इसी का मकसद था। ऐसा कोई नहीं था कि वहाँ पे मतलब भक्ति का वो था, यही था कि आप लोग क्या करो कि यहाँ पे लाला के अयोध्या में ये ईंटें रखो। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो ट्रेन भरी हुई थी उसमें तो आग लगा दी गई और इसमें आग लग गई और 57 यहाँ के कार सेवकों लिखा हुआ है, ना कि कार सेवक के तहत ईंटें भरी हुई थी। ठीक है, और इससे 57 व्यक्ति इस आग में मर गए। और यह संदेह करके कि बोगी में आग मुसलमानों ने लगाई होगी, अगले दिन गुजरात के कई यहाँ पे जो भी मतलब उस इलाके के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि कई भागों में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हो गई, क्योंकि कार सेवक कौन थे? हिंदू थे। ठीक है, और ये हिंदू जो थे, आपको बहुत अच्छी तरीके से राम मंदिर की घटना पता होगी, मैंने बताया जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आपको ज़्यादा अपनी जानकारी बढ़ाना है तो बेशक आप गूगल से पढ़ सकते हैं, बट जो राम मंदिर का है कि आप एनसीईआरटी का ही पूरा फैक्ट पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें से ये जो कार सेवक वाले थे, हिंदू थे, ठीक है, आरएसएस वाले थे और हिंदू महापरिषद के सदस्य थे, मतलब अलग अलग जगह से जो भी जिनकी श्रद्धा भक्ति जो भी आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब था, मुसलमान तो शामिल नहीं थे, और जो मुस्लिम शामिल नहीं थे तो इनको क्या लगता है हिंदुओं को कि जो ये आग लगी ना, आग लगाई किसने, तो इनको शक आ गया इन पे।
ठीक है। हालांकि एग्जैक्टली इन्हें पता नहीं था कि इन्होंने ही आग लगाई होगी, बट एक अंदेशा लगाया इन्होंने कि जब ये मतलब कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, इनकी मस्जिद को गिराया गया है, तो हो सकता है कि इन्होंने ही किया हो ऐसा, और इस वजह से वो कर देते हैं। सुबह सुबह उठ के अगले ही दिन दंगा फसाद शुरू करते हैं, और हिंसा का यह जो तांडव था लगभग 1 महीने तक जारी रहा। सोच सकते हो आपकी कितना हानि हुई होगी। और यहाँ पे 1100 व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इस हिंसा में मारे गए। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने और भुक्तभोगियों को राहत देने तथा हिंसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के मतलब इसमें जो आपका है ना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है सो प्लीज़ इसे आप पूरा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट है। जितने भी कमीशंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय मानव आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो, ये जितने भी कमीशंस हैं आपके पूछे जाते हैं। तो आज का ये होमवर्क है कि आपको कवर करना। और देखिए हर चीज़ में यहाँ पे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी अभी पढ़ा रही हूँ, एडिशनल बातें मैं ऐड करती हूँ, लेकिन अब वो यदि हर टॉपिक को यहीं पे करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस जो अभी जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उससे भटक जाएंगे। लेकिन आपकी थोड़ा आप मेहनत करोगे, थोड़ा मैं करूँगी, तो यहाँ से ना बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर आपको कोई भी बुक ना पढ़ेंगे तो भी आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। और ये पेपर देखने के बाद तो आपको पता चल ही चुका, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट यहाँ पे आप लोग प्लीज़ इसे कर लीजिएगा। राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, कब गठन हुआ, कितने मेंबर हैं, इनके मेंबर में हेड का जो नियुक्ति कौन करता है, कितने साल के लिए होता है, वो सारी चीज़ें, इनका मेन काम क्या होता है, बस कुछ इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंस है जो कि आपको इसमें याद करनी है, ठीक है। और अब आता है कि इन्होंने क्या किया कि ये तो ऐसा मतलब कानून वगैरह बनाते हैं लेकिन कुछ कारगर हो नहीं पाता है। और उसके बाद भारत के चुनाव आयोग ने क्या किया कि गुजरात विधानसभा के चुनावों को रोकने का फैसला कर लिया। अब ये चुनाव आयोग भी आपका एक कमीशन से है, इसे भी आपको पढ़ना है। तो 2 कमीशंस आपके हैं आज, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और चुनाव आयोग। करने के बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। चुनाव आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इन्होंने क्या किया कि हालांकि चुनाव आयोग में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ये पूरा आपके एनसीईआरटी में ही दिया गया था। तो अब इसमें यानी कि इन्होंने कहा कि भाई विधानसभा का चुनाव गुजरात में नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशंस खराब हो रही थी। और 1984 के सिख विरोधी दंगों के समान गुजरात के दंगों से भी यह जाहिर हुआ कि सरकारी मशीनरी सांप्रदायिक भावनाओं के आवेग में आ सकती है। और गुजरात में घटी ये घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काना खतरनाक हो सकता है, और इससे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरा पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे चुनाव आयोग ने जो ये फैसला लिया ना, उसके पीछे का मकसद भी था। देखिए जो सिख विरोधी आंदोलन हुए, इनमें क्या कर रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हिंदू मुस्लिम में दंगा चल रहा, और चल ही रहा था दंगा कि लोगों ने क्या कर दिया, जो राजनेता थे उनको भैया मौका मिल गया कि चलो हमें वोट दो, हम आपको बढ़िया से क्या करेंगे कि यदि हिंदुओं में ज़्यादा फूट है तो उनको संभालेंगे, यदि उन पे है तो मतलब किसी न किसी को वो लालीपाप देंगे कि हम आपके धर्म को ऐसा करेंगे या आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। और मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी तक राजनेताओं का रहता था कि राम मंदिर का केस हम कर देंगे सॉल्व, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मुद्दा खत्म, धारा 370 हटा देंगे, आप हमें पद पे लाइए। और उसके बाद कुछ नहीं होता था, हाँ ठन गोपाल बस वैसे ही रहता था। तो लेकिन अब फिलहाल हो चुका है, ये साल भर मुद्दा दोनों ही हो चुके हैं। तो इसी तरीके से इनका भी था कि कहीं ना कहीं ये लोग अपना यही वाला एजेंडा अपनाते ही कि भाई ऐसा कर दो तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, और मतलब आप हमें सत्ता पे लाओ तो फिर हम आपके लिए मतलब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अभी तो कर नहीं सकते हैं, अभी हमारे पास हक नहीं है, ठीक है। वही होता है ना कि अभी मैंने वो जो सरपंच जी का एग्जाम्पल बताया था कि 5 साल में तो कुछ कर नहीं पाए, अब नेक्स्ट पंचवर्षीय में आप हमें लाओ तो हम आपके यहाँ का डेवलपमेंट कर देंगे। तो ऐसे वाले भी फिर फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक नई सहमति का उदय हुआ, और वो सहमति क्या थी, कैसे था, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन
और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। देखिए ये जो सन है ना, प्लीज याद रखिएगा कि 84 में क्या घटना घटी, उसके बाद 85 से सिचुएशंस कैसी बनती हैं, उसके बाद 86, 87, 88, 89 में क्या होता है। तो इससे प्लीज प्लीज याद रखिएगा और हर चीज़ से लिंक करने की कोशिश करिएगा जब भी पढ़िए। तो चाहे हिस्ट्री पढ़िए, चाहे पॉलिटी पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़िए। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको पता है रिलेशन कहाँ पे बैठेगा, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप ना पॉलिटी को जरूर ऐड करिएगा कि उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी चल रही थी, यहाँ पे गवर्नमेंट में सत्ता किसकी थी, और उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी किस तरीके की थी, कैसे क्या क्या से कौन कौन से कमीशंस बनाए गए, क्या आयोग, वो सारी चीज़ें ना इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आप ऐड करेंगे, काफ़ी अच्छा मतलब आप आंसर भी कर सकते हैं और काफ़ी आपकी समझ भी बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक का फंडा क्या है, हमने देखा कि 1984 में इंदिरा जी की डेथ होती है, उसके पहले 1975 की जो घटनाएं हुई, उससे पहले की भी जो घटनाएं हुई लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, उसे उसके बाद की जो आप मतलब कि अकाल वगैरह जो अकाल पड़ता है उसका मैंने देखिए आपको इकोनॉमिक्स से मैंने ऐड भी किया था शायद, आपको यदि याद हो तो मैंने जो 5 ईयर प्लान चल रहा था ना, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, वहाँ पे इसका असर भी देखने को आपको मिल रहा था, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ना थोड़ा सा इसका याद रखेंगे और टाइम पीरियड तो आपको सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएंगी और एक दूसरे से लिंक कर पाना ही ना मतलब एक ऐसा आंसर बना देना खूबसूरत सा कि देखने वाले को भी लगे कि वाह ये तो पॉलिटी से सीधे इकोनॉमिक्स में पहुंचा दिया। और इकोनॉमिक्स से आप इतिहास में भी जा सकते हैं कि भाई ऐसे से पहले होता था, अकबर के ज़माने की आर्थिक नीति ये थी, हमारे ज़माने की ऐसी हो गई। तो आप बेशक दिखा सकते हैं और क्वेश्चन कुछ यही डिमांड भी करता है, यही पूछता भी है हमसे, हमसे नहीं पूछता कि भैया आप डिफिनेशन दे दो। हाँ, कांग्रेस के पतन की बात आई तो हमने कह दिया कि कांग्रेस का पतन इस सन में हुआ, ऐसे हुआ, बस। ऐसे नहीं, आपको पूरा अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। तो एक बार आपको याद हो, अभी मैं फिर बता रही हूँ, आज लास्ट बार मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आज से एनसीईआरटी खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवस्था के आधार जो हैं उन्हें जो भी न्यू स्टूडेंट हो प्लीज नोट कर लीजिए, यह आपके लिए रामबाण है, ठीक है। यानी रामबाण इन द सेंस कि हर जगह पे काम आने वाले हैं, चाहे आप किसी का भी आंसर लिखे तो व्यवस्था के आधार ऊपर लिखिए आप। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका ये आएगा सामाजिक, ठीक है। सामाजिक में आपका क्या क्या आ जाएगा, सामाजिक में आपका आता है जाति, धर्म, वर्ग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आर्थिक, आर्थिक में अमीरी गरीबी सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पे आप लिखेंगे राजनीतिक, राजनीतिक के बाद आपका आता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक के बाद अब नए ज़माने में आप चल गए हो तो प्रौद्योगिकी भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो कोई भी आंसर लिखें आप, कोई भी आंसर लिखें, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से कहीं का भी लिख रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करिए। ध्यान दीजिएगा कि एक भी पॉइंट ना छूटने पाए। यानी कि उस समय की सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी, उस समय की आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, उस समय की आपकी सांस्कृतिक स्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी, प्रौद्योगिकी स्थितियाँ कैसी थी, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आपका आंसर बिल्कुल कोई भी मार्क्स काट ही नहीं सकता है। सो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, कहीं पे भी आप इससे फ्लो चार्ट बना के नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और बस इतना ही तो होता है ना। देखिए इंदिरा जी के टाइम पे बात करेंगे, सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, बेशक आपको पता है। उसके बाद से आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, सूखा काल पड़ रहा था, जो भी उस टाइम पे काफ़ी सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जा रही थी, बहुत सारे वहाँ पे आंदोलन वगैरह होते, क्यों हुए थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी ना। वो आप दिखा सकते हो, एक दो एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद राजनीतिक स्थितियाँ तो आपको बखूबी, वो तो पढ़ ही रहे हो, आप पता है। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ भी अभी हम देख रहे हैं, ये सारी सिचुएशंस आप देख रहे हो। उसके बाद प्रौद्योगिकी का किस तरीके से क्या वहाँ पे था, ये भी आप देख सकते हो और उसमें ऐड कर सकते हो। और इसके लिए अब मैंने ये बताया तो इससे कहना ये नहीं कि प्रौद्योगिकी में ये अब पूरा आपको उसका थोड़ा बहुत एक दो एग्जाम्पल देना पड़ेगा और उसको अच्छे तरीके से बेहतर, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे एक फॉर्मेट उसका तैयार करते हैं। लेकिन आपके आंसर में ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप सोचो क्योंकि हिस्ट्री में कैसे लिख देंगे भाई, हिस्ट्री में भी आप लिख सकते हो ना,
हिस्ट्री में भी उस टाइम पे कोई भी यदि बादशाह की बात आएगी, चाहे अकबर हो चाहे अशोका हो, कोई भी हो, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर स्थितियाँ आपको देखनी पड़ेंगी, हर स्थितियों का मेंशन करना पड़ेगा। अब आती है ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी में भी आप देख सकते हो कि क्या कैसे चल रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो। ज्योग्राफिकल रीजन बहुत बड़ा होता है, हर चीज़ के लिए डिपेंड करता है कि वहाँ की आर्थिक स्थितियाँ यदि बेकार है ना, अब इकोनॉमिक्स को देखो ज्योग्राफिक्स में ऐड कर रही हूँ कि आर्थिक स्थितियाँ यदि मैं कहूँ कि झारखंड में बहुत अच्छी हैं, ऑब्वियसली अच्छी हैं, लेकिन मैं कहूँ कि बिहार में ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है, तो ये तो आर्थिक स्थिति हुई। किस वजह से ख़राब है? ज्योग्राफिकल कंडीशन है जो ख़राब है, हम ख़राब नहीं है, ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से वो ख़राब है। कैसे? कि वहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह थे, जितने भी खनिज थे, चले गए झारखंड में। झारखंड जो 2000 में ये स्टेट बनता है, ठीक है, बिहार से अलग होके सारा मतलब जो भी खनिज संसाधन वगैरह थे, आपको पता है कि पठारों पे ज़्यादा होता है, बिहार पे कोई पठार ही नहीं है, सारे तो झारखंड पे आ चुके, छोटा नागपुर का पठार वगैरह, ठीक है। अब बिहार पे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जा रहे हैं, सॉरी झारखंड में, लेकिन बिहार तो बेचारा कंगाल हो चुका। आज बिहार हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लाइन पे वही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पास ऐसा है नहीं, ज्योग्राफिकल रीजन ऐसा है, सो दैट यहाँ पे इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से ऐसी बनी हुई है, गलती इंसानों की नहीं, वहाँ रहने वालों की। तो आप ना इस तरीके से ऐड वहाँ पे कर सकते हैं, तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे ठहराते हैं अपने चैप्टर पे, और इसकी जो एक नई सहमति का उदय हुआ था, इसको देखिए। हुआ क्या था कि 1989 के बाद की अवधि में कभी कभार का मतलब कि कांग्रेस के पतन की बात होती है, ऑब्वियसली होती है। और यदि आप मतलब कि इस दौर की राजनीति के जटिल चरित्र को समझेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट जो दिया है ना, इसमें हार जीत का पूरा मुकाबला समझ में आ जाएगा। ये वाला आपका है भाजपा वाला, ये है कांग्रेस वाला। देखिए कांग्रेस का मतलब क्या वो होता है ना, जो ऐसे बढ़ेगा ना वो डायरेक्ट ऐसे ही नीचे आएगा, लेकिन जो ऐसे थोड़ा बहुत थोड़ा 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 करके बढ़ेगा तो उसको नीचे आने में भी टाइम लगेगा। जो डायरेक्ट उड़ ही गया तो ऑब्वियसली कि गिर के नीचे ही आना था। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि कांग्रेस ये है, ठीक है, ये आपका जो नीला कलर का है, उसके बाद रेड कलर वाला भाजपा है। देखिएगा ध्यान से कि सिचुएशंस क्या क्या बन रही हैं। 1984 इंदिरा जी जब उनकी डेथ हुई थी, राजीव गांधी जी जब आते हैं, 1984 में बीजेपी की हालत ये थी भैया, ये छुटकू वाले थे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आ रही है जो आपकी कांग्रेस। कांग्रेस की यदि आप बात करोगे तो कांग्रेस वाले ये थे, यानी कि यहाँ से कांग्रेस आपकी आ रही है, ठीक है। अब आएगी आपकी, इसमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो है, ये आपका फिर से आ गया बीजेपी 85, बहुत कम, अभी कोई इनका वही नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे कांग्रेस आई, अब बढ़ रही भाई, ये बढ़ रही, कांग्रेस का पतन तो शुरू हो रहा, असली मजा तो अब आ रहा है। अब यहाँ से लेकिन कांग्रेस अभी भी कहाँ पे है? सेंटर पे है। अब 1996 में क्या होता है, बीजेपी आगे बढ़ी, कांग्रेस घटी, फिर से बीजेपी आगे बढ़ी और कांग्रेस नीचे आई, फिर से बीजेपी बढ़ी, कांग्रेस नीचे आई। एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि फिर से कांग्रेस ने अपना प्रभुत्व बनाया, यानी कि 2004 तक की राजनीति में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं आगे आ रही है, अब उभर रही है, ठीक है। कई सारी पार्टियां थी, लेकिन जो इसका ना मतलब वो होता है कि चलो इसे अब क्रॉस कौन करेगी, तो वो यही वाली आती है, और वो कौन थी? आपकी बीजेपी पार्टी ही थी। उसके बाद ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही भर पार्टी थी विपक्ष में, और भी पार्टियां थी। अब देखिए इनमें क्या क्या है, आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 में चुनावों में से तुलना करने पर इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर है, यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल जाएगा। देखिए हाँ, कोई खेल हो ना और कोई चुनाव ना हो, मतलब कभी मज़ा नहीं आता जब एक लगता है ना कि एक ही पार्टी जीतेगी। अच्छा जब हम मूवी देखते हैं तो हमें क्या लगता है, भाई चलो आखिर में तो हीरो का ही मतलब वो होना है कि चलो यही विजय होगा, तो फिर लगता है अरे मतलब बोरिंग है। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि बाद में हमें सोचे कि अब क्या होने वाला,
आदमी के मन में रहता अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। तो बहुत मज़ा आता है खेल देखने में। क्यों मज़ा आता है हमें? क्रिकेट आप देख रहे हो ना, कोई भी आप मैच देखोगे, चाहे फुटबॉल हो, खेल हो, हॉकी हो, हम कोई भी खेल देखते हैं ना, बहुत हमें वहाँ पे ऐसा लगता है कि बस देखते रहे अब क्या होने वाला, फाइनल स्टेज क्या होगा। क्योंकि हमें पता नहीं कि यही वाला जीतेगा। हमें पता है कि विराट कोहली 100 रन मारते हैं, लेकिन ये भी पता है कि एक रन में भी आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी आइडिया नहीं रहता और उसे देखने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब चुनाव हो रहा, जब पहले होता था अरे भाई पता ही है कांग्रेस ही जीतेगी, कोई बहुत बोरिंग सा लग रहा था। अब कंपटीशन ना जब बराबर पे आता है तब मजा आता है। कि अभी जो 2019-20 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब बड़ा बिंदास वाला हुआ था, जहाँ पे इंग्लैंड जीता। और इंग्लैंड तो भाई मतलब उसकी जीत भी ना क्या, उसको रन चाहिए थे और एक तो चौका मार दिया, दूसरी बॉल लग के छक्का चली गई, एक बॉल पे 10 रन चाहिए थे और कसम से उसने बना ही डाले। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे मतलब इंडिया में आप सोच अंदाजा नहीं लगा सकता कोई कि या तो छक्का मारेगा या चौका मारेगा, तो क्या होगा यहाँ पे। मतलब ये मैच ना मेरी ज़िंदगी में सबसे यादगार और सबसे मज़ेदार मैच था। कि अब तो पक्का ये हारने वाला है और हम लोग बस देख ही रहे थे कि हार जाएगा, इंग्लैंड तो हारेगा। लेकिन हुआ क्या भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता ना, यही तो खेल है ना, यही तो मतलब होता है कि लास्ट स्टेज में अब होने क्या वाला है कि एक रन में मतलब एक बॉल बची है, 10 रन बनाने हैं, इम्पॉसिबल है। या तो छक्का जाएगा या चौका जाएगा, दो तो दोनों साथ में जा नहीं सकते ना। लेकिन कसम से यार मतलब छक्का भी चला गया, चौका भी चला गया और वो जीत गया। तो हालांकि उसमें फिर से मतलब मैच कराया गया, लेकिन सुपर ओवर जो हुआ तो वो भी हो सब कुछ हुआ, आखिरकार वो जीत ही गए। तो आप देख सकते हो कि फाइनली रिजल्ट जब ऐसे आता है ना, तो मतलब आदमी का अंदर से ऐसे लगता है कि कसम से यार मतलब अभी बैठे रहे, अभी बैठे रहे। आप खेल ना 3 घंटे होता है, 4 घंटे होता है, मतलब सुबह से शुरू हो जाता है, रात तक होता है। किसी कोई बोर नहीं होता उसे देख देख के, मतलब ऐसे एक्साइटेड होके देखता रहता है, देखते हाँ हाँ अब आएगा अब आएगा, अब इसने इतना रन मारा, इतना रन मारेगा। तो वहाँ पे बहुत मजा आता है। लेकिन यहाँ पे ना बोरिंग, अरे आने तो वही वाला मतलब ठीक है कि जीतना तो हमारी इंडिया को है या जीतना तो दूसरी पार्टी को है, क्या मतलब काय को देख रहे हैं फालतू का। तो फिर ऐसे वाले में तो कुछ आदमी तो कट जाएंगे। भाई चुनाव में भी हो रहा था कि जब तक यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेशियो ना मतलब ठीक ठाक इसका तो लेवल बढ़ ही रहा था, तब तक तो ठीक है, हाँ, कोई मज़ा नहीं था। अब देखिए लेवल तो अब आ रहा, यहाँ पे देखिए ना मतलब कैसे बराबर में बराबरी की जो कहते हैं टक्कर चल रही थी। अब शुरू हुआ असली वाला चुनाव और इसके बाद अंतर भी आप कर सकते हो यहाँ पे। और अब देखिए कि यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दे, तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों को 50% से ज़्यादा हो। सब गठबंधन वठबंधन जोड़ जाड़ के बना रहे थे। और ठीक इसी तरह क्या हुआ कि इन दोनों यानी कि इन दोनों ही दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़े और देखेंगे कि ये सीटें जो है लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए। देख लीजिए, जब 85 इन्हें मिलती है और 197 इन्हें मिलती, ऐड कर लीजिए कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ना उतना भी नहीं पहुँच रहा, यानी कि जहाँ 400 मिल रही थी, ये देखिए 415 सीटें मिल रही थी 545 में से। तो जब 543 होता है, 2 नॉमिनेटेड बंदे होते, ठीक है। तो जो 543 में से इन्हें 415 सीटें अकेले मिल रही थी। और आज देखिए इन कहीं पे भी, यहाँ थोड़ा सा एक दो छोड़ दीजिए, तो इनकी सिचुएशन टोटल मिला भी दीजिए फिर भी नहीं बन रही थी। तो बाकी सीटें जा कहाँ रही थी भाई, मैंने अभी जस्ट बताया ना कि सिर्फ बीजेपी बस विपक्ष में नहीं थी, और भी राजनीतिक दल उभर रहे थे। और इसमें अब वो कहाँ जा रही थी, अब देखिए कि यहाँ पे हमने देखा भी था कि जो 2 पार्टी तंत्रों के बारे में देखा। और यहाँ पे इस जो बुक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरक, वहाँ पर देखेंगे कि क्या कैसे है, इसके लास्ट में अभी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपकी मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो ना तो मतलब कि दलों के कांग्रेस परिवार में थे और ना ही जनता पार्टी परिवार में थे। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीति गठबंधन और कांग्रेस नीति गठबंधन के बीच चला। और यहाँ पे आप देखोगे कि पार्टियों की सूची मतलब आपने इतना सारा सब कुछ पढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारी चीज़ें आप अलग अलग कर पाओगे या नहीं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, हो जाए तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी तो हम पढ़ा ही रहे हैं और यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2004 के लोकसभा चुनाव,
2004 तक की हमने सिचुएशंस देख ली है। 2004 में अभी कांग्रेस थोड़ा ज़्यादा आ गई थी बेचारी। अब आगे क्या होता है कि 2004 के चुनावों में यदि हम देखें कि कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हो गई। अभी तो ये वाले वही गठबंधन करके बना रहे थे। गठबंधन का मैंने अभी इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा ना, वो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी और भी वो उनसे पहले के जो पीएम थे उनके बारे में मैंने आपको दिखाया पूरा इसका लिस्ट, ठीक है। तो उनको एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा। मैंने कहा भी था आपको कि नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार बुक खोलना अच्छा नहीं होता है। कहाँ से खोलेंगे, इसीलिए नोट्स बनाई जाती है बेटा। हाँ, कोई यदि ये समझे कि अरे नोट्स क्यों, मतलब हम बुक से पढ़ लेंगे, रिवीजन नहीं होता है। ये कड़वा सच है कि रिवीजन नहीं कर पाओगे आप। लास्ट टाइम एग्जाम में आपका लिखा ही काम आता है, चाहे थोड़ा सा लिखे हो चाहे बहुत सा लिखे हो। लेकिन आप सोचो कि बुक खोल के रिवाइज कर लो, फिर से आप बुक पढ़ोगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे। और ये बात मेरी आप गांठ बांध लीजिए, और जितना हो सके आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नहीं बना रहे हैं तो साल भर से आपने बहुत बड़ी गलती कर डाली है, और यदि बना रहे हैं तो आपसे अच्छा काम कोई किया नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मैं तो ये कहूँगी कि नोट्स ही खोलिए और देखिए वहाँ पे कि जितने भी लीडर थे वो सारे के सारे गठबंधन की सरकार बना, चाहे कांग्रेस मिल के आए चाहे बीजेपी मिल के आए, लेकिन उनके साथ अदर राजनीतिक पार्टियां मिल के सरकार बना रही थी। राजग वगैरह हमने देखा था ना। और इसमें भी अब कांग्रेस भी यही बताया गया कि गठबंधन में भाई शामिल हो गई, क्योंकि उसको भी मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी, और राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रंग की सरकार बनी। और इस गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था, कांग्रेस ने किया। संप्रग को वाम मोर्चा के यानी कि वाम मोर्चा ने क्या किया, समर्थन दिया। 2004 के चुनावों में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ, और 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार से फिर बढ़ी, ठीक है। 1989 से देख रहे हो आपकी क्या सिचुएशन हो रही थी। और अब देखोगे आप यहाँ पे कि 2004 के चुनावों और राजग और संप्रग को जो मिले कुल वोटों का अंतर मतलब कि बड़ा कम था, और इस तरह प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम बदल गई। और यहाँ पे जो 1990 के दशक के बाद हमारे सामने राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि यहाँ पे आकार ले रही थी, और उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को देख सकते हैं। पहला था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन शामिल दल, और वाम मोर्चा दल, और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में किसी न किसी में शामिल नहीं थे। और इस स्थिति के से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा, और इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेर फेर भी है। अभी आप में से कौन बता सकता है, प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी से यहाँ पे कि क्या अभी गठबंधन की सरकार है आपके सेंटर पे या फुल मेजोरिटी के साथ है। प्लीज फटाफट बताइए। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अभी कैसी सरकार है, ठीक है। तो बताने की कोशिश कीजिए, और न यहाँ पे आज कोई न्यू भी होगा ना, इतना तो अंदाजा हो जाएगा जिस तरीके से पब्लिसिटी छाई हुई है। लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार फिर यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, जो लोकसभा का चुनाव है वहाँ पे क्या गठबंधन का सरकार चल रही है, बनी हुई है, या तो इसमें फुल मेजोरिटी के साथ आई हुई सरकार है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं एक हिंट और दे देती हूँ कि सेकंड बार ये आते हैं आपके मोदी जी, और कैसे आते हैं, इनकी पब्लिसिटी कितनी है, और उस अंदाज से बिल्कुल आप जोर से बोल सकते हैं कि किसकी सरकार चल रही है, मतलब कैसी, गठबंधन वाली है या गैर गठबंधन वाली है, ठीक है। और अब देखिए बढ़ती सहमति। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति हुई, और कई कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। और इस सहमति में 4 बातें हैं। कौन कौन सी हैं? 4 पहले पार्टियां थी, अब 4 बातें आती है। पहला था एक कि नई आर्थिक नीति दर सहमति, यानी कि कई समूह आर्थिक नीति के खिलाफ हैं, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में थे, ठीक है। और अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। तो जो नई आर्थिक नीति में कुछ सहमत रहते हैं, कुछ नहीं रहते, वो तो खैर राजनीतिक फंडा चलता ही रहता है कि यदि एक उसमें से देखिए आज भी ना कोई अच्छा भी काम करे पक्ष सत्ता वाला, तो विपक्ष वाला ऑब्वियसली उसका क्रिटिसाइज करेगा ही, और उसको करना भी चाहिए।
यदि वो ढप्पो पड़ जाएगा ना तो काम गड़बड़ हो सकता है। और इसलिए अकॉर्डिंग टू मी विपक्ष वाले को ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है सत्ता दल वाला, लेकिन विपक्ष वाले को तो चाहिए कि वो तो मतलब बाल की खाल निकालने वाला, कि ऐसे ऐसे सॉलिड रीजंस ला के रखे कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, तभी काम और बेहतर तरीके से होगा। और जो काम करेगा ना वो अच्छा करने की कोशिश करेगा कि चलो भाई मतलब वो हमें ठीक ठाक काम करना चाहिए। बाकी यदि जनता भड़क गई तो हमारी सत्ता जा सकती है। यहाँ पे यदि जनता चाहे तो आपको राजा बना सकती है, और जनता के हाथ में है कि आपको फकीर भी बनाने में कतई टाइम नहीं लगाती है। सो यहाँ पे वो भी संभल के काम करेंगे, और इसलिए विपक्ष स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक लोकतंत्र की जान है, जनता तो उसकी जान है ही, लेकिन और जनता जान नहीं है लोकतंत्र की, जागरूक जनता जान है। यानी कि आप कैसे कहोगे कि जागरूक जनता जान है? कैसे कि यहाँ पे देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम सबको अधिकार है, लेकिन अब सत्ता पार्टी आती है, उसका जो मन कर रहा है वो वही स्कीम्स लॉन्च कर रही है। उसका मन कर रहा है कि चलो अर्बन एरिया में नलकूप लगा देते, उसने कर दिया। उसको घिनारी गाँव वालों से उसने नहीं लगाया, तो उसकी मर्जी से थोड़ी ना चलेगा कि उसे घिनारी तो नहीं लगाएगा। यहाँ पे जनता यदि जागरूक होगी ना, जनता को पता होगा भाई हमारा भी हक है, यहाँ पे हमें भी नलकूप की व्यवस्था मिलनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था मिलनी चाहिए। तुम्हें घिन आ रही तो क्या करे, नाक बंद कर लो, आँख बंद कर लो, लेकिन हमारा अधिकार है तो हमें तो चाहिए ना। और इसलिए यदि जागरूक जनता होगी तो वहाँ पे वो क्या करेगी कि अपने हक के लिए लड़ेगी, और हक जब हर लोगों को मिलेगा तभी हमारा ये जो आपके प्रियम्बल में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र जो राज्य बनाने की कोशिश करते हैं, वो वाला पूरा शब्द सही होगा, वरना तो वो लिखा ही रह जाएगा ना। और इसलिए जागरूक जनता लोकतंत्र की आपकी जान होती है। और वहीं पे आप देखोगे कि एक विपक्षी पार्टी भी आपके एक लोकतांत्रिक सत्ता के लिए वो जरूरी हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे का स्वीकृत, यानी कि राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है, और इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार के में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण के पक्ष में है, और राजनीतिक दल ये भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। अन्य पिछड़ा वर्ग अभी ना फटाफट आपके लिए आप सोचते होंगे कितना क्वेश्चन पूछती है दिन भर पक 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 तो यहाँ पे चलो सोचते रहिए, पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो बताना ही पड़ेगा आपको। बताइए जल्दी से यहाँ पे कि जो ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी, रिजर्वेशन की बात हुई थी, तो उसमें से कौन सा कमीशन का गठन किया गया था और कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई थी? ये दो चीज़ें जल्दी कमेंट करिए और बताइए। ठीक है। अब यहाँ पे आता है तीसरा, और तीसरे में क्या किया गया कि यहाँ पे देश के मतलब कि देश के शासन प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृत, यानी कि प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल ने क्या किया यहाँ पे कि दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। और हमने इस अध्याय में देखा भी कि प्रांतीय दल केंद्रीय दल में साझेदारी बन रहे हैं, और इन दलों ने क्या किया पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। और चौथा जो आता है कि विचारधारा की जगह कार्यवृद्धि पर जोर, और विचार धारागत सहमति के बगैर स्नातक गठजोड़। ठीक है। तो यहाँ राजनीतिक गठजोड़ है, और इसका मतलब है सीधा सा कि राजनीति जो गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारा गत अंतर का, यानी कि अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमति नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली है। ठीक है। और इसमें क्या आप बता सकते हो, हमने चर्चा कर लिया है यहाँ पे, मतलब इससे पहले कर चुके हैं। सो आपको थोड़ा सा कष्ट करिए हाथों को, और ये भी बताइए कि जो पहली भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी थी, पहली कहने नहीं कह सकते, मतलब पहली ये कि फुल टाइम तक रहती है, पूरे 5 साल तक रहती है, उस टाइम पे सत्ता पे कौन थे, यानी कि पीएम कौन थे, बताइए आप। ठीक। अब आता है यहाँ पे कि ये जो सभी इम्पोर्टेंस आपके बदलाव या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकर मतलब कि
आकार लेगी। और भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत में हमने जो देखा था कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी, और इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ है कि प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और गठन यानी कि संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। अभी ये कैसे आ रहे हैं वही राम मंदिर वाले जो मैंने बात बताई थी कि अब आ गया गरीबी। कहते हैं जब वोट इनको जब चुनाव लड़ना होता है, अभी जब वो मतलब वोट मांगने का टाइम आएगा, क्या कहेंगे, भाई इतने लाख रोजगार हम देंगे। मतलब खड़े हो के मंच में ऐसे कहते हैं जैसे पैदा करने वाले कहीं से, इतने लाख रोजगार देंगे। अरे भाई ये तो बताओ, मतलब जहाँ जहाँ पे खाली है आज तक भर नहीं पाए हो, अब आगे क्या रोजगार दोगे। तो वहाँ पे चिल्लाते ऐसे कि हम इतने लाख रोजगार देंगे। अभी मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मजेदार बात बताती हूँ। यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि आंदोलन राज्य की यानी कि राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इनके आंदोलन हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। बट अभी कैसे कर रहे हैं देखो आप। और इसी तरह क्या होता है कि लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी, और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी, यानी कि आकार ग्रहण करेगी। तो ये पूरा जो चैप्टर है ना, आपने देखा 2000 क्या भारत बच जाएगा। 2000 में ऐसा था कि क्या भारत बच जाएगा, मतलब ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो गई थी। और यहाँ पे क्या बीपी सिंह मतलब कि बीपी सिंह चल पाएंगे। 90 में होता है कि चंद्रशेखर सिंह टिक पाएंगे। 91 में होता है कि क्या राव चल पाएंगे, क्योंकि गठबंधन बना रहे थे, एक साल के लिए रह रहे थे सब छोटको मोटको, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से है। अब जरा इस एजेंडे पे आते हैं। थोड़ा सा गरीबी, विस्थापन आ गया, न्यूनतम मजदूरी आ गया, आजीविका आ गया, सामाजिक सुरक्षा आ गया। ये ना बहुत मसालेदार वाले मुद्दे हैं और यहाँ पे जस्ट अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी तो फुल मेजोरिटी के साथ अभी है, कोई गठबंधन की सरकार नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। 300 कुछ सीटें के साथ ये सत्ता पे है। तो इसमें ना जो सरकार बनी, और इससे पहले मतलब जो बात की जा रही थी कि मतलब जो कांग्रेस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा जो बहुत बड़ी बड़ी रागें आलापी जा रही थी, हमें वोट दो, हम क्या करेंगे, 2 लाख 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे कहाँ का रोजगार दोगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा रहे हो, और कोई मतलब प्राइवेट वालों को इतना वो नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं आप अलग से खोल रहे हो, जो है उसके लिए वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। रोजगार कहाँ से दोगे यार, कहने के लिए रोजगार दे दोगे। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूलें जो हैं उनमें टीचर नहीं है, मतलब जितने होने चाहिए टीचर नहीं है। हॉस्पिटल जो है जितने डॉक्टर होने चाहिए कि 1000 व्यक्ति पे 10 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 1 डॉक्टर होना चाहिए, वो नहीं है, फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। गांव की हॉस्पिटल है, मेरे खुद गांव में हॉस्पिटल है, उस गांव की हॉस्पिटल की ना रखवाली करने के लिए एक रह रहा है, लेकिन ना तो डॉक्टर है, डॉक्टर जबकि वहाँ पे अब हॉस्पिटल बने तो ऑब्वियसली होनी चाहिए ना। बाकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग क्यों बनवाए हो आप, नहीं है वहाँ पे, ठीक है। स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे टीचर नहीं है। जो टीचर है आप उसे गवर्नमेंट मतलब एक तो टीचर रखो, सैलरी भी अच्छी खासी देते हो और उनसे अपना ही काम कराते हो, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है। एक तो गवर्नमेंट स्कूलों के टीचरों की गलती नहीं है, सरकार खुद ही इतना उनसे काम लेती है ना, इतना काम लेती है, कभी जनगणना करो, कभी फला करो, कभी ढमका करो, पर दुनिया भर का जितना भी काम होता है टीचरों को ही, गवर्नमेंट टीचरों को ही सौंप देती है। चुनाव आ रहा तो चुनाव करवाने वही जाएंगे, सारी जितनी भी दिक्कतें होगी ना। हमने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, आज सर मतलब आज छुट्टी है, छुट्टी क्या है, सर नहीं आएंगे, सब लोग इकट्ठे एक क्लास में, कंबाइंड क्लास में बैठ जाओ। कोई एक टीचर वो जैसे गाय भैंस को बैठा के ऐसे देखते रहो कि भाई भागने न पाए, तो बस बच्चों को बैठा के एक क्लास में देखते रहेंगे कि भागने न पाए, क्योंकि सरकार ने काम में लगा दिया ना उन्हें कि भाई जाओ तुम चुनाव की देखना, क्या चुनाव हो रहा है, तुम्हारी वहाँ पे ड्यूटी लगी है, आज जनगणना करनी है, तुम्हारी वहाँ पे ड्यूटी लगी है, ये मतलब उसका परिचय पत्र बनवाना, दुनिया भरे का जितना भी काम होता है ना, सब कुछ इन्हें सौंप दिया जाता है बजाय पढ़ाई के।
और आप राग अलापते हो कि हम रोजगार देंगे। काहे का रोजगार दोगे आप भाई? जहाँ पे अभी खाली वहाँ का तो भर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे और हम लोग भी ना जनता भी बड़ी मूर्ख होती है। सोचती समझती तो है नहीं। उन्हें लगा कि मोदी जी ने कहा या राहुल जी ने कहा अरे हम रोजगार देंगे, तो वो क्या करो, अरे भाई अभी तो ये रोजगार दे नहीं पाए थे, ये रोजगार देंगे हमें। और किसी ने सोचा नहीं कि रोजगार कहाँ से मिलेगा हमें, काहे में दे देंगे हमें रोजगार। स्किल इंडिया की बात कर रहे हो आप। स्किल इंडिया में जितना सुंदर और जितना बढ़िया चल रहा है ना, तो वो तो आप देख ही रहे हो। मतलब इतने जगह पे तो क्या ही कहा जाए, गलती एक ही नहीं है। हाँ, हम सब उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो रहते ही हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अवेयर जनता, तो जो अवेयर है वो कुछ ज़्यादा ही अवेयर है, तो सारा वही गट के जा रही है। जो नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। तो स्कीम्स वगैरह तो बहुत चल रही, किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या कैसे हो रहा है। देखोगे आप ना, एक छोटे आपके घर में ना कोई छोटी सी क्लर्क की भी जॉब कर रहा होगा ना, देखिएगा कि कितना करप्शन है, कितना, मतलब उसकी बातें सुनिएगा कि क्या कैसे है, और पूरा आपको ना ऊपर तक का पता चल जाएगा कि सिस्टम कैसा चलता है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में बखूबी आ जाएंगी। और यही एजेंडा ये लोग अपनाते हैं, हम सोचते नहीं है। हाँ, वो होता है ना, हमने कह दिया खाने पे आ जाना, खाने पे आ गए, खाना रखा है, खाना, अब खाना है और पता नहीं कि खाना में बनाना क्या है। खाना बना लो, बनाना क्या है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, कुछ भी बना लो, मतलब फिर वही खिचड़ी बना लो, और क्या चलेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसे रोजगार देंगे, खाएगा रोजगार, कहाँ पे रोजगार, क्या कुछ दिख रहा है आपको जहाँ पे वो रोजगार देंगे, उठा के ले जाएंगे, रोजगार दे देंगे आपको? कुछ नहीं ऐसा है भाई, सब लॉलीपॉप है। मेहनत करो और मेहनत से जो भी मिल जाए, क्योंकि वैकेंसियाँ भी निकालते हैं ये 200, 100, 10, मतलब ऐसी वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, कुछ उनका भी वो नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, मेहनत करोगे आप लोग तो ऑब्वियस है कि सफल होगे। और जो मैं अभी टीचर की बात की, टीचर के लिए वैकेंसी तो 10-12 साल से आई ही नहीं है। 10-12 साल से यहाँ पे वैकेंसी आई नहीं है, और आई भी है तो वही 10-12 हज़ार आई है। देख लीजिए, बताते हैं यहाँ पे कि हम ऐसा करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, दुनिया की कोई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट लॉन्च कर देना, कसम से कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और ये चैलेंज के साथ आप, मैं कह सकती हूँ और आप देख सकते हो। ठीक है, और आप भी कह सकते हो। तो यहाँ पे बदलेगा सिस्टम कौन? हम लोग तो बता रहे हैं ना, कमियां भी गिना रहे, बदलेगा कौन, ये भी तो सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन हम लोग ही हैं, और बदलना पड़ेगा, वरना हम लोग भी। और करे भी क्या यार, राजनीति जहाँ पे आ जाती है ना, अब एक एसपी है, और कसम से ना उस एसपी को इतना दबा दिया जाता है। एक डीएसपी है, एसडीएम है, हमारे इलाके की मैडम है, एक एसडीएम है। ठीक है, मतलब उनको फर्जी काम पे कई बार हम लोगों के ना पड़ोस में ही ऐसे काम करवाए गए हैं कि अच्छा खासा मर्डर का केस भी कलेक्टर साहब का आदेश है, मतलब कलेक्टर साहब का आदेश नहीं है, एसडीएम मैडम आती है, जांच पड़ताल सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती है कि अब उसे मतलब कि सज़ा मिलेगी। लेकिन एक विधायक जी का बेटा कह देता है कि ऐसा एसडीएम साहब नहीं कर सकते हो आप, और वो खारिज, वो नोट, मतलब पता नहीं उसकी फाइलिंग गुम हो जाती है। तो सोचिए ऐसी सिचुएशन हो रही है। और देखिए, एथिक्स पढ़ेंगे आप लोग, सारी चीज़ें आप लोगों को हैंडल करनी है, राजनेता भी जनता भी, दोनों ही आप झेलेंगे। और इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, डरना नहीं, स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि किस तरीके से सिचुएशंस को आप हैंडल करेंगे कि आपके वो राजनेता भी अंदर से, तो मतलब कि आप अंदर से भले ही खुशी ना ये सोचो कि खुश रहे, बट बाहर से तो जाहिर करोगे कि वो खुश रहे। और जनता के लिए भी आपको काम करना है, ज़रा ये थोड़ा सा सोच के चलिएगा, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आप एक पॉलिटिकल सर्वेंट नहीं बनने जा रहे हो। और इस बात का मतलब आपको बखूबी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट अब ये आज से अपनी एनसीईआरटी जो है फाइनली कंप्लीट होती है। आज कौन सी डेट है? आज 18 आपका सितंबर है। ठीक है, 18 सितंबर 2021 को आपकी जो एनसीईआरटी है वो होती है कंप्लीट, यानी कि टोटल 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी देखते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि जो भी आपको पढ़ना हो, यानी कि जो भी स्टार्ट किया जाए प्रॉपरली, मेरे से जो भी पढ़ना हो। ठीक है, अदरवाइज वरना देखते हैं कुछ तो स्टार्ट किया जाएगा, आगे का प्लान क्या होता है। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और थोड़ा सा मैं ये आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आराम से करोगे तो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। देखिए, जल्दबाजी में आपने कहा अरे बाप रे, इतना सिलेबस है, जून में पेपर है हमारा, इतना सिलेबस है, फटाफट 2 दिन में कंप्लीट करते हैं।
ठीक है, 2 दिन का टारगेट बनाइए आप कि 2 दिन में हिस्ट्री ख़त्म करनी है, 1 हफ्ते में हिस्ट्री ख़त्म करनी है। तो 1 हफ्ते में यदि हिस्ट्री ख़त्म करनी है तो फिर ढंग की ख़त्म करनी है। ऐसे नहीं पढ़ के जल्दी से निकल जाओ, कुछ बन नहीं रहा। वो जो कुछ बन नहीं रहा ना, तो आपका टाइम भी 1 सप्ताह का वेस्ट हुआ, कुछ बनेगा भी नहीं। लेकिन ठीक है, 1 सप्ताह का 2 सप्ताह लग गया, लेकिन यदि हिस्ट्री आपसे बनने लगी तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद आपके पॉलिटी पढ़ लिया। ऐसा तो नहीं कि साल भर में आपको मतलब कि इतने दिन नहीं मिलेंगे कि आप कर पाओगे, ठीक है, कर लोगे आराम से। और उसके बाद आपने पॉलिटी भी पढ़ ली तो आपके 20 से 40 क्वेश्चन सही हुए। और आपने इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी कर ली तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन सही हुए। यूपीएससी आपसे कुछ नहीं मांगता, आपके 50 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर, यानी कि आप मेंस के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। यूपीएससी का और कुछ नहीं है, 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं। अभी 92 कट ऑफ गया था जनरल वालों का। आप सोच सकते हो कि अदर कैटेगरी वालों का क्या हालत रही होगी, ठीक है। 92 मार्क्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, 92 मार्क्स, यानी कि 200 का सेट रहता है। उसमें से आपको 92 नंबर जो भी पाया था वो एलिजिबल था किसके लिए, मेंस के लिए। तो आप भी यहाँ पे ज़्यादा मतलब माथापिच्ची ना करते हुए यदि आप 50 प्लस भी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये तो मैं 92 तो आपका 50 से पहले ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से करना है आपको। और भागेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, फालतू का टाइम खराब होगा। इसलिए जो करिए अच्छे से करिए, बेहतर करिए, सही तरीके से करिए और वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और 10 लोगों की बातें सुन के हर बात की मतलब हर लोगों की बातों को फॉलो करने की कोशिश मत किया करिए। खुद अपना दिमाग लगाइए, बच्चे नहीं हैं आप। एक डीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं सो दैट कि ये माना जाता है कि आप काफ़ी अब मैच्योर हो चुके हैं, और नहीं हुए हैं तो ऑब्वियस है कि मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। कि कोई कुछ भी कहा आप चल दिए, आज इसने ये कहा ठीक है, कल उसने वो कहा ठीक है, तो ऐसे में काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपका भी डिसीजन होना चाहिए, वरना आप किसी के हाथ की कठपुतली बन जाओ, ये आपकी लाइफ के लिए बेटर नहीं होगा। और इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, सही अप्रोच अपनाइए और वही आपके लिए कारगर होगी। और सही ऑथेंटिक सोर्स अपनाइए। सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक सोर्स अपनाइए, हर जगह का मटेरियल लेके मत पढ़िए। गवर्नमेंट का डाटा यूज करिए, आपके जो गवर्नमेंट की बुक है उन्हें पढ़िए, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। किसी की कोई दो दिया नोट्स दे दिया, कोई कुछ भी दे दिया, कोई कुछ भी दे दिया, प्रसाद जैसे पा लेते हो, हर में मिल गया, बढ़िया बना बनाया मिल गया, बस गटक लेना है। तो ऐसे में ना घाटा होता है। फिर कहते हैं यार पढ़ा तो सब कुछ था, आया कुछ नहीं। तो फिर वही हालत होती है कि पढ़ा तो सब कुछ था, ढंग का पढ़ा ही नहीं था, आएगा कहाँ से तो इसलिए जहाँ से आता है वहीं पे आप लोग टाइम वेस्ट करें, टाइम लगाएं तो वेस्ट नहीं होगा, सही होगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे भी। एंड एक न एक दिन आप रिजल्ट भी अच्छा लेके आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते हैं 24 के बाद ही मिलते हैं फिर, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।